हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 जुलाई 2022 के लिए। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक कोट देखेंगे। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक का पोर्शन था द हिंदू में, उसमें काफ़ी सारी ज़रूरी आर्टिकल्स थे जो कि हम लोग को करना चाहिए। तो वो तीनों आर्टिकल जो आप देख रहे हैं, नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, इंडियाज पेटेंट लॉ सेफ गार्ड, एंटीबायोटिक डेवलपमेंट, ये तीनों द हिंदू के साइंस एंड टेक पेज से लिया गया है। और जो अगला आर्टिकल है वो है आपका इंडियन एक्सप्रेस से 5 ग्रीन वर्डिक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट। इसके अलावा एफएक्यू में हिंदू में कुछ कुछ आर्टिकल थे जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो G7 का PGII है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसी को लेकर बातचीत की गई थी। उसके अलावा नाटो में जो स्वीडन और फिनलैंड अंदर जा रहे हैं, उससे नाटो और मजबूत होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तो वो वाली एक आर्टिकल थी। उसके अलावा एक आर्टिकल जीएसटी का था। तो वो सारा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो आज के आर्टिकल पे हम लोग आते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले वाला जो चीज है कोट ऑफ द डे, इसको या फिर पर्सनालिटी ऑफ द डे, कुछ भी इस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है तो इसको आप अलग नोट करके एक नोट बनाते रहें, जो कि आपका GS4 और एसए के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे आज का कोट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के द्वारा बोला गया था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। ये दिखाता है कि आप किस लेवल का पार्टिसिपेशन चाहते हैं या किस लेवल का चाहते हैं कि सामने वाला सीखे। आप सिर्फ बोलोगे तो वो भूल जाएगा, आप सिखाओगे याद रखेगा, लेकिन अगर किसी सामने वाले को आप उस काम में इन्वॉल्व करोगे तब वो उस चीज को सीखेगा। तो ये कोड जो है हम लोग कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, अगर यूसेज देखें तो यूसेज ऐसे का, अगर कोई भी टॉपिक इस तरीके का आ जाता है जहां की स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग या एजुकेशन किस तरीके का होना चाहिए, तो उसमें इन सारे कोड्स का हम यूज कर सकते हैं। अब GS2 का कुछ टॉपिक है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नेंस में, गवर्नेंस तभी बेहतर होगा जब आप सामने वाले को इन्वॉल्व कराओगे, उस चीज में जोड़ोगे, तब वो सीखेगा भी, आपके लिए एसेट भी साथ में बनता रहेगा और पार्टिसिपेशन भी रहेगा। एक और जो एरिया है GS4 का, वहां पे इसको यूज हम लोग कर सकते हैं जहां की हम लोग का फोकस होता है बिहेवियर चेंज को इन्फोर्स करना, किसी आदमी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो वो बिहेवियर चेंज हम लोग जब इन्फोर्स करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या चाहते हैं कि वो आदमी अच्छे बिहेवियर को अपने पूरे अंदर इनकलकेट कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले। तो वहां पे ये कोड काफी ज्यादा कामगर होगा कि किस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए इन ऑर्डर टू चेंज द बिहेवियर, कि आपको कैसे चेंज करना है, किस डायरेक्शन में घुमाना है उस आदमी के बिहेवियर को, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक लेसन भी एक तरीके से, और ये कोड जहां पे मैंने बताया एसे और GS4 GS2 यहां पे यूज किया जा सकता है। तो हम लोग कोड से आज शुरू करते हैं दिन, उसके आगे चलते हैं पहले आर्टिकल पे। ये पहला आर्टिकल है आपका, जो प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि नाइट्रेट जो है काफी सारा रोल प्ले करता है और इसका मेन जो है हम लोग कहां से देते हैं, तो नाइट्रेट के लिए मोस्टली हम लोग यूरिया यूज करते हैं प्लांट्स में। इसका डेवलपमेंट के लिए यूरिया आर्टिफिशियली नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करवाने के लिए नाइट्रोजन का ये हम लोग देंगे। अमोनियम वाला जो भी फर्टिलाइजर है वो हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे जो आर्टिकल है वो नेचुरली बोलता है कि हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को कैसे, उस एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को। तो ये रिसर्च किया गया है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एंड TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर ये रिसर्च किया है। और इनके हिसाब से उन्होंने जीन आइडेंटिफाई किया है MADS27, जो कि एक्टिवेट होता है माइक्रो RNA MIR444, इसके द्वारा एक्टिवेट होता है। और ये जब एक्टिवेट करता है MADS27 को, तो जो 3 एक्टिविटीज लिखी गई है कि ये नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा, रूट डेवलपमेंट को रेगुलेशन उसमें, और उसके अलावा स्ट्रेस टॉलरेंस, कुछ विपरीत परिस्थिति अगर प्लांट के साथ आती है तो उसमें वो किस तरीके का टॉलरेंस दिखाएगा, किस तरीके का सहनशीलता दिखाएगा।
ये उसी चीज को रेगुलेट करता है। तो ये जीन के बारे में है। आ जाते हैं आगे कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन पार्ट होता है आपका क्लोरोफिल का, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसका डीएनए आरएनए सब कुछ जो है उस पे इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। और क्लोरोफिल है तो जो अपना खाना बनाती हैं पत्तियां, उसमें भी इसका रोल रहेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में नाइट्रोजन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में आता है सामने। इसको ऑब्टेन कहां से करती हैं प्लांट्स, तो इसको ऑब्टेन करती हैं मिट्टी से। अब कैसे ऑब्टेन करेंगे, इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम। ये जो है डेवलपमेंट, जो रूट सिस्टम है, जो फ्लावरिंग टाइम है, लीफ डेवलपमेंट है, उसमें काफी अहम भूमिका निभाता है नाइट्रोजन। आते हम लोग अगले स्लाइड में बोला गया है कि लेकिन जो नाइट्रोजन है इसके ओवर यूज से काफी सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जैसे अगर आपका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो जो मिट्टी होगी वो पोल्यूटेड हो जाएगी, उसका जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो बदलेगा, जिससे उसका जो फर्टिलिटी है, उत्पादकता जो मिट्टी की है, वो प्रभावित होगी। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन भी होगा। वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, आपने खेत में डाल दिया यूरिया फिर जो है आपने उसके बाद फिर पानी डाला, तो पानी से जो बह के वो नियर बाई वाटर बॉडीज में जाएगा, वहां पे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन उसको बढ़ा देगा। तो वो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाएगा तो उस वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में जो आपका एल्गल्स हैं, एल्गी हैं, उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो उस वाटर बॉडी का टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम करने लग जाता है, जिससे बाकी जो प्लांट्स और एनिमल्स उस वाटर बॉडी में हैं उसके लिए ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगा। तो ये एल्गल ब्लूम का फेनोमेना होता है। तो ये आपका नाइट्रोजन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे प्रभावित होकर ये चीज होता है। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग प्रभाव, दूसरा होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर। ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी इस चीज से बढ़ता है क्योंकि NO2 ये रिलीज करता है, और NO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है कि ये जो है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो कि ओवरऑल जो क्लाइमेट सिचुएशन है अर्थ पे उसको प्रभावित करेगा, उसको इंपैक्ट करेगा, और बहुत ही एडवर्स इसका इंपैक्ट होता है अगर काफी ज्यादा मात्रा में GHG इमिट हो तो। खैर हम लोग इस टोटल प्रोसेस को इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि MIR444 ये जो mRNA है ये काम करता है एक स्विच की तरह। ये स्विच ऑन करेगा MADS27 को। ये जीन है MADS27, ये जीन एक्टिवेट हो गया, इसका स्विच ऑन हो चुका है। ये स्विच जैसे ही ऑन होता है तब जो है हार्मोन निकलता है प्लांट्स के अंदर, ऑक्सिन हार्मोन्स, जो कि उसके रूट डेवलपमेंट और ब्रांचिंग में मदद करता है। तो ये टोटल प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं। तो ये नाइट्रेट को आप लोग हम लोग जनरली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। तो ये प्रॉब्लम जो है इसी को हम लोग साइंस एंड टेक की मदद से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। तो इसको हम लोग कोई भी टॉपिक आता है कि नाइट्रेट पॉल्यूशन या इसका जो अमोनिया फर्टिलाइजर यूजेज, केमिकल फर्टिलाइजर यूसेज, उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग बता सकते हैं कि साइंस एंड टेक के थ्रू हम लोग R&D करते हैं, और R&D के थ्रू इसको डायरेक्टली रेगुलेट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर या फिर लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल भी साइंस एंड टेक वाले पेज से ही लिया गया है। ये है आपका इंडियाज पेटेंट लॉ सेफगार्ड अंडर फायर। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। इसमें जो पहली बात कही गई है वो ये है कि सन 2005 में हमारा जो इंडियाज पेटेंट लॉ था उसमें हमने अमेंडमेंट लाया था, और उसके तहत में बोला ये था कि किसी भी पेटेंट अप्रूवल में जब तक वो अप्रूवल नहीं हुआ है तब तक प्री ग्रांट अपोजिशन का प्रोविजन उसमें ऐड किया गया कि जो भी बाकी थर्ड पार्टी है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी आदमी इसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है कि नहीं इसको आप पेटेंट ग्रांट ना करें, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या फिर जो पिछला प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसी पे बस खाली एड ऑन थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने पेटेंट के लिए रख दिया गया। तो ये कभी भी किया जा सकता है।
लेकिन अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स में रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जिसमें बोला यह गया था कि इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने रेकमेंड किया कि ये प्री ग्रांट अपोजिशन जो टाइम है अभी तक अनलिमिटेड था, उसको बोला गया क्या कि लिमिट किया जाए 6 महीने तक मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड नहीं जाए। तो यह आर्टिकल उसी के अगेंस्ट में बात कर रहा है कि 6 महीने जो लिमिट होगा उससे क्या क्या चैलेंज आएंगे उसके बारे में बात करता है। तो ये इसमें चैलेंज के बारे में जो पहली बात ये डाटा रखता है वो ये कहता है कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट, इसमें एक स्टडी की गई। इस स्टडी में ये पाया गया कि 10 में से 7 पेटेंट जो है गलती से इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा वो ग्रांट कर दिया गया। गलती से इन द सेंस ये कि उसका ऑलरेडी वर्जन एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि प्री अपोजिशन ये चीज आया नहीं तो वो पेटेंट ग्रांट हो गया। तो हमको यहां से दिखता है कि प्री ग्रांट अगर अपोजिशन हम लोग प्रॉपरली तरीके से इन्फोर्स हो तो वहां पे ये हमको प्रोवाइड करेगा एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटनी, उसके पूरे अच्छे तरीके से स्क्रूटनी हो जाएगा जो कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हुए होगा। और जो तीसरी बात को ये एड्रेस करता है कि ईवरग्रीनिंग चैलेंज। ईवरग्रीनिंग चैलेंज क्या होता है, ये चैलेंज को हम आगे केस है उसमें हम लोग देखेंगे। उसमें हुआ ये था कि एक मेडिसिन में क्या हुआ कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको वही रखा गया, ऊपर से बस खाली थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और नए पेटेंट को लेने का कोशिश किया गया था। इसमें क्या हो गया कि ईवरग्रीनिंग, आप फिर से पेटेंट को ग्रीन करना चाह रहे हो, फिर से उसको वैलिड कराना चाह रहे हो, तो यह है ईवरग्रीनिंग चैलेंज। पेटेंट आपका वैलिड होता है 20 साल के लिए, उसके बाद फिर वो ओपन हो जाता है, तो वो ओपन होने ना देने के लिए कंपनी ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया था, इसको रोका था। इसी प्रोसेस को ईवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो ये इस वाले चैलेंज को भी रोकता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले किस तरीके का रोल प्री ग्रांट अपोजिशन अभी तक प्ले करता आया है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी का कंपनी का नाम, दवाई का नाम के साथ में इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें कहना यह है कि कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन, उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो नोवार्टिस कंपनी है उनका एंटी कैंसर ड्रग ग्लिवेक, उसको एवरग्रीन कराने की कोशिश की जा रही है, उसका पेटेंट फिर से रिन्यू कराने का कोशिश किया जा रहा है। और इन्हीं के द्वारा जो रिजेक्शन के लिए अप्लाई किया गया कि इसको पेटेंट ना दिया जाए, इसके बेसिस पे इसका पेटेंट रिजेक्ट किया गया था, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जो चैलेंज किया गया उसमें भी ये कंपनी हार गई थी केस और इसको पेटेंट ग्रांट नहीं किया गया। अब इसका अगर हम लोग फाइनेंशियल इंपैक्ट देखें तो कितना है। फाइनेंशियल इंपैक्ट ये था कि पर पेशेंट पर ईयर का जो कॉस्ट था, इसका पेटेंट मिलने तक में इसका प्राइस 14 लाख रुपए आता था एक बंदे पे, वो घट के 40,000 रुपए पर पर्सन पर ईयर पे आ गया जब ये दवाई जेनेरिक मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई जाने लगी। फिर आ जाते हैं अगली बात पे। अगला भी इसी लाइन पे एक एक्सपीरियंस है, उसी का एक एग्जांपल है जिसमें यह बोला गया कि HIV मेडिसिन था एक, जिसका कि जो कॉस्ट था पेटेंट से पहले, पेटेंट मतलब मिल रहा है, पेटेंट मिल चुका है, पेटेंट मिलने टाइम पे उसका जो कॉस्ट आ रहा था $10,000 पर पेशेंट पर ईयर था, जो कि उसका पेटेंट को उसको ये कर दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया, ओपन टू जेनेरिक मैन्युफैक्चरर कर दिया गया। जब ये ओपन किया गया तो इसका कॉस्ट $100 पर पेशेंट पर ईयर आ गया। तो देख सकते हैं कि करीब करीब पूरा 100 गुना तक का दाम कम हो गया। इन एडिशन जो प्री ग्रांट अपोजिशन है, अभी तक इसने जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है पेटेंट ग्रांटिंग के लिए उसको भी तेज करने में मदद किया है, और जो इनवैलिड पेशेंट्स हैं उनको रिजेक्ट करवाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस वजह से ये पूरा आर्टिकल जो है इसी चीज को बताता है कि जो टाइम लिमिट है प्री ग्रांट अपोजिशन का, उसका टाइम लिमिट 6 महीने वाला हटा दिया जाना चाहिए, उसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। और जो अभी प्रोविजन है कि एनी टाइम आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, वही प्रोविजन कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में यही सारी बातें थी। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं। एवरग्रीनिंग का कंसेप्ट, कंपलसरी लाइसेंसिंग का कंसेप्ट, तो ये सारे चीजें पूछी जा चुकी हैं और काफी संबंधित है, तो इस वजह से इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। आ जाते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल बोलता है कि इंडिया को क्यों सपोर्ट करना चाहिए एंटीबायोटिक डेवलपमेंट को लेकर।
तो एंटीबायोटिक हमारे रोजमर्रा की जीवन में हम लोग अक्सर देखते हैं, कुछ भी होता है हम लोग एंटीबायोटिक की ओर रिसोर्ट करते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक यूज करते करते हुआ क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वो जनरेट हो गया है, बैक्टीरिया वायरस उनमें, उसमें ये चीज हो गया है कि जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मेडिसिन है, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है मेडिसिन, उसके उसका जो है उस माइक्रोब पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे वो चीज अब टैकल नहीं किया जा सकता। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये नेचुरली भी होगा क्योंकि जो वायरस या बैक्टीरिया वो खुद म्यूटेट होते हैं, ज्यादा उसके आगे अगले जनरेशन में रेसिस्टेंट होते जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हमने इसको और फास्टेन कर दिया है ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें हम लोग मेजर रीजन देख सकते हैं। ये रीजन क्या क्या है कि आप इसको ओवर यूज कर रहे हो एंटीबायोटिक को, जो भी कुछ भी होता है तुरंत एंटीबायोटिक खा लेना है ना। उसके अलावा क्या है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक लेते हो, तो आपको पता नहीं है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बस खाली ये है कि इंस्टेंट मेरे को रिलीफ मिलेगा तो इसको ले लेता हूं। और एंटीबायोटिक का साथ में ये होता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें, भले ही आपकी बीमारी चली गई हो, बट स्टिल अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो अगली बार अगर वो बैक्टीरिया या वायरस आप पे अटैक करेगा तो अगली बार ये दवाई आपके लिए कारगर नहीं रहेगी। फिर चौथी जो का इसमें मेजर रीजन है एएमआर के लिए, वो चौथा रीजन है कि एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा मिस यूज होता है इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री फार्म में। तो वो क्यों यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में, प्लांट में हमको आर्टिफिशियली डेवलप कराना है, अच्छा गुड लुकिंग जो आजकल सब्जी दिख जाता है अपने को, बिल्कुल सुंदर सुंदर सा सब्जी, तो वो सब्जी भी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रूट्स में उसमें यूज कर रहे हैं। पोल्ट्री में जो है ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि जल्दी ग्रो हो हमारा चिकन। अब जो है एएमआर से दिक्कत क्या क्या आई है उसको इस स्लाइड में बताया गया है कि ये यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एएमआर आज के डेट में। तो एक ग्लोबल रिसर्च किया गया 2019 में, उसके हिसाब से 4.95 मिलियन, करीब करीब 50 लाख आदमी ये कम से कम एक प्रकार का जो ड्रग रेसिस्टेंट इंफेक्शन है उससे सफर कर रहे थे। उसके अलावा ग्लोबली जो है 1.27 मिलियन डेथ्स हुए ड्यू टू एएमआर, डायरेक्टली इसी से ये प्रॉब्लम हुआ था 2019 में। एक चीज और एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि इंडिया में जो कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स हुए थे उसका 30% कोविड-19 की वजह से ना होके जो सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ था उनकी वजह से हुआ था। इसी कारण से जो एएमआर है इसको साइलेंट पैंडेमिक भी बोला जा रहा है, क्योंकि अब जो है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक है वो आगे कारीगर नहीं होगा। तो पोस्ट एंटीबायोटिक जो दुनिया होगी वहां पे कोई भी छोटा सा इंफेक्शन होगा, आदमी के जीवन पे खतरा होगा, क्योंकि कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पा रही है। तो जब तक आप नई उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं डेवलप करोगे तब तक हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो भी खतरे में। तो दैट्स वाई द टर्म साइलेंट पैंडेमिक फॉर इट। इसके लिए ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे बहुत सारा स्टेप हुआ है। जैसे इंडिया लेवल पे जो इस स्लाइड में मैंने नहीं डाला है, रेड लाइन कैंपेन स्टार्ट किया गया था। उसमें क्या है कि जो दवाई आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाएगी उसमें उसके रैपर के ऊपर एक रेड लाइन रहेगा, तो वो दुकान वाले को भी, आदमी को भी पता है कि इसको मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दूंगा। रेड लाइन कैंपेन इंडिया का था, ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, अप्रिसिएट किया गया था इस एफर्ट को। और जो रिसेंट में है उसमें इंडिया ने लेजिस्लेशन पास किया है कि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इसका एग्रीकल्चर में यूज को बैन किया गया है इस लॉ के हिसाब से। और जो कॉलिस्टिन यूज होता है ग्रोथ उसको प्रमोट करने के लिए पोल्ट्री सेक्टर में, इन सबको बैन किया गया है। और देखिए तो ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारा डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है, एक्सेस वॉच रिजर्व, इस टाइप से आप लोग पूरा डिटेल्ड में जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आई शुड डिलीट, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आगे जो आर्टिकल बनाऊंगा उसमें इस चीज को ऐड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप खुद से करेंगे तो बेहतर रिटेन कर पाएंगे आप उस चीज को। खैर चलिए, इस आर्टिकल में क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं।
ये आर्टिकल सजेस्ट ये करता है कि इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग नए एंटीबायोटिक डेवलपमेंट में काम नहीं कर पा रहे। कारण क्या कि उसमें जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से फंड एलोकेशन है वो बहुत ही कम है। ये फंड एलोकेशन काफी कम है। और एक ऑब्जर्वेशन यहां पे और दिया गया है कि एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अप्रूव करती है किसी भी तरीके का जो नया मेडिसिन आता है, उसको अप्रूवल का काम उन्हीं का है। तो उनका जो अप्रूवल रेट है वो जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें ज्यादा पाया गया है कि एंटीबायोटिक्स का जो पासिंग रेट है वो 16.3% के आसपास है, जबकि जो इंडस्ट्री एवरेज है वो मात्र 7.9% है। तो देखते हैं कि इसका अप्रूवल रेट तो काफी ज्यादा है, फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। वो क्यों? उसके लिए 3-4 कारण नीचे हैं, इसमें बताया गया है। वो 3-4 कारण में से एक कारण पहला देखते हैं। पहला क्या है कि जो नया एंटीबायोटिक आएगा उसको बहुत ही हम लोग स्पेयरिंगली यूज करेंगे, किफायत से यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत हम लोग खर्च करने लग जाते हैं। तो कोई भी कंपनी चाहेगी जब तक कि मेरा पूरा अच्छा मार्केट ना बन जाए तब तक मैं क्यों ही इन्वेस्ट करूं। सो इस वजह से पहला इन्वेस्टमेंट कम होता है। फिर दूसरा ये है कि जो एंटीबायोटिक्स एग्जिस्टिंग है अभी वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, तभी हम लोग उन सारे केसेस के लिए इसको रिजर्व रखते हैं। तो वो दिखता है कि काफी छोटा मार्केट होगा, इस वजह से कंपनी जिस पे टारगेट नहीं करती हैं। अगला क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं हर जगह पे लो मिडिल इनकम, वहां पे वो प्रिस्क्राइब करते हैं ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन को। वो अच्छी बात है क्योंकि कॉस्ट उनका कम पड़ेगा। लेकिन ये जेनरिक जैसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये डिस्करेज हो जाती हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट करें जब बाद में सस्ते में ही बिक जाना है मेडिसिन जेनरिक बना के। तो ये भी एक डिटरेंस के तौर पे काम कर रहा है। और एक और ऑब्जर्वेशन इस सेक्टर में आया है कि बड़ी फार्मा कंपनी यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। जो छोटी कंपनीज हैं उनका ही परसेंटेज ज्यादा है, जो कि डाटा बताता है कि 80% ऑफ द एंटीबायोटिक जो अभी क्लिनिकल पाइपलाइन में है वो स्मॉल बायोटेक कंपनीज के द्वारा बनाई गई। अब यह आर्टिकल सजेस्ट करता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। तो ये एग्जांपल लेता है यूएसए का। यूएसए के एग्जांपल में ये दो मॉडल देता है हम लोग को, पुश मॉडल और पुल मॉडल। पुश मॉडल क्या है कि कंपनीज को पुश किया जाए कि आप इन्वेस्ट करो। तो पुश करने का मतलब क्या है कि आप उसको पैसा स्टार्टिंग में ही दे दिए, अब उसको कर दिए कि नहीं इतना पैसा आपको दिया जा रहा है कंपनी को, आप जो है लगाओ और यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो, ये चीज। तो इसके लिए जो कार्ब एक्स है यूएसए की है, इन्होंने करीब 360 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं फॉर 92 एंटी बैक्टीरियल प्रोजेक्ट्स लास्ट 5 ईयर में। तो ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा एक एएमआर एक्शन फंड है $1 बिलियन का, तो वो भी एक तरीके से पुश मॉडल के अंदर ही आएगा। अगला जो सजेस्ट करता है ये आर्टिकल वो बोलता है पुल मॉडल। पुल मॉडल में ये 2 एक्ट की बात करता है। पहला एक्ट है पैस्ट्योर एक्ट। पैस्ट्योर का जो एब्रिविएशन हम लोग देखेंगे तो पॉइनरिंग एंटी माइक्रोबियल सब्सक्रिप्शन टू एंड अपसर्जिंग रेसिस्टेंस। ये अभी पास नहीं हुआ है यूएसए में, लेकिन इसके अंतर्गत में जो प्रोविजन है उसमें यह बोला गया है कि जो भी कंपनीज एंटीबायोटिक में इन्वेस्ट करेंगी उनको हम लोग 10 साल आगे तक में $750 मिलियन से $3 बिलियन के बीच की राशि उनको दी जाएगी। लेकिन वो है कि अगर आप इन्वेस्ट पहले कर रहे हो उसके बाद आपको दिया जाएगा। तो ये कंपनी के लिए इंसेंटिव है कि वो उसको लिए उसके बढ़े ताकि उनको फंड मिले आगे चल के। तो ये पुल फैक्टर है, उसको खींचा जा रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। अगला जो एक्ट है वो 2012 में पास हुआ था यूएस कांग्रेस के द्वारा ही, गेन एक्ट जनरेटिंग एंटीबायोटिक इंसेंटिव्स नाउ। इसके तहत भी जो भी मैन्युफैक्चरर रहेंगे एंटीबायोटिक के, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश इसमें इस एक्ट के द्वारा की गई थी, जिसका कि पॉजिटिव प्रभाव बहुत ज्यादा उनको मिला था। तो इस आर्टिकल में यही 2 मॉडल सजेस्ट करता है और इंडिया में बोलता है कि इसको हम लोग ये चीज लागू करें क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, जो इंटेलेक्चुअल ये चाहिए वो है, हमारा सबसे बड़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हब है हम। तो ये सारी फैसिलिटेटिंग कंडीशन है, बस R&D में चाहिए कि लोगों को इंकरेजमेंट मिले। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको लाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों साइड से ही इंकरेजमेंट देना पड़ेगा। तो इतना ही था इस आर्टिकल में। चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल, ये आर्टिकल लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और ये इस बारे में है कि
जो वर्डिक्ट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के द्वारा, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। ये वर्डिक्ट वैसे वाले हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के हैं, इसी वजह से इसका नाम ग्रीन वर्डिक्ट दिया है। तो हम लोग आते हैं मेन इस आर्टिकल के अंदर में। तो ये जो 5 ग्रीन वर्डिक्ट, इसको लेकर के एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस करने वाला कौन है, तो ये नीति आयोग की कमीशन किया हुआ रिपोर्ट था, उन्होंने ही 5 ग्रीन वर्डिक्ट को सेलेक्ट किया है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, उसको लेकर के इन्होंने पूरा रिपोर्ट पेश किया है। इसमें जो 5 ग्रीन वर्डिक्ट लिए गए हैं वो 3 सुप्रीम कोर्ट वाले हैं। उसमें पहला केस है जब गोवा में आयरन और माइनिंग को रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा जो है स्टेरलाइट कॉपर टूटिकोरिन प्लांट इन तमिलनाडु, उसको बंद किया गया था। और एक प्रोजेक्ट था गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया जो था उसको बनाने का, तो उसको भी हॉल्ट किया गया था। ये 3 वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया और 2 जो वर्डिक्ट हैं वो एनजीटी, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा है उसके द्वारा। उनका जो वर्डिक्ट था वो है, एक पहला है सैंड माइनिंग बैन, क्या सैंड माइनिंग वाले में बैन। दूसरा जो था वो था कि दिल्ली एनसीआर रीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे रोक लगाई गई थी उस टाइम के लिए, ड्यू टू पॉल्यूशन एंड द एयर क्वालिटी हैड रिड्यूस्ड वेरी बैडली। तो इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसी को बताता है ये आर्टिकल। तो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ रेवेन्यू का, वो 2018 से 2021 तक के बीच के पीरियड में सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। दूसरा जो इसका इंपैक्ट बोलता है वो ये है कि करीब करीब 75,000 आदमी इसकी वजह से प्रभावित हुए, जिसमें कि 16,000 वर्कर्स भी थे जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी। इसके रिकमेंडेशन के तौर पे जो रिपोर्ट है वो ये बोलता है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट जो है उसमें हम लोग बैलेंस कैसे लेके आए। और ऐसा कोई भी केस आता है तो उस केसेस में कोर्ट को उस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस भी करवाना चाहिए, जिसमें कि जो अपना एक्सपर्ट ग्रुप है वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट जो भी जुडिशियल बॉडी है वो फॉर्म करा ले। उस एक्सपर्ट बॉडी में आपका इकोनॉमिस्ट भी हो, एनवायरमेंटलिस्ट भी हो, सोशियोलॉजिस्ट भी हो, उस टोटल एरिया का आदमी लोग भी, उसका भी स्टेक होल्डर हो, तो ये सारे लोग उसमें शामिल हो ताकि इसका टोटल जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो स्टडी किया जा सके। तो अभी जो सिचुएशन चलता है कि आप इकोनॉमिक्स को आगे लेके चलेंगे कि इन्वायरमेंट को आगे लेके चलेंगे, तो उस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम लोग इन जनरल बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट को हम लोग के पास कुछ डाटा नहीं होता है। तो वो डाटा इस आर्टिकल में है कि कैसे रेवेन्यू जो है 5 प्रोजेक्ट अगर कैंसिल हुआ तो वहां से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो गया, कितने लोगों का जॉब लॉस हुआ। तो ये डाटा को हम लोग कोट कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जहां की वो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन दिखाते हैं। इसको इवन GS4 में भी बहुत जगह पे कई बार केस स्टडीज में पूछा गया है कि जहां पे आपको सिचुएशन दिखाया जाता है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, उसके साथ में बहुत सारे लोगों का जॉब अभी उस पर डिपेंडेंट है, कंपनी को रेवेन्यू, तो वहां पे भी हम लोग दिखा सकते हैं कि एक अलग से बॉक्स बना के नीति आयोग का रिपोर्ट में ऐसा ऐसा ये चीज हाईलाइट किया गया था और इसके हिसाब से जो सजेशन है वो ये चीज है। तो ये हम लोग आगे उसका जो वे फॉरवर्ड होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको आगे दिखा सकते हैं कि ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास इतना ही है। हाँ, जो अगला सेशन होगा उसके लिए मेरे पास कुछ बातें हैं, क्योंकि कल मंडे है, कल हमारा सेशन जो है थोड़ा लेट होगा, लेट नाइट तक अपलोड हो पाएगा, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बट हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसका मैं कमिट करता हूं। दूसरी बात है कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, Siddhi_NPA, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें भी है, वहां से भी आप जाके टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं वापस हमारे नोट्स, डेली नोट्स के लिए। और अगला अपील, हमारा सब्सक्रिप्शन कुछ दिनों में थोड़ा बढ़ा है, तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और हम लोग का सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी आप आगे फॉरवर्ड करें,
और काफ़ी लोगों को ये आर्टिकल से काफ़ी मदद मिल रही है। काफ़ी सारे मैसेजेज आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करवाना हो, कुछ और चीज़ें आप चाहते हो कि इसमें हो, कुछ और इनिशिएटिव हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको ऐड करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।